महान कथाकार, उपन्यासकार, लेखक मुंशी प्रेमचंद। उनकी कहानियाँ हम सब ने सुनी हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनी है? नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र केशरी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की अपनी कहानी, उनकी ज़िंदगी की कहानी। प्रेमचंद, इस नाम से ही हमारे मन में उजागर होती है सचेत सजीव कहानियाँ, जो हमारी पारंपरिक सोच, हमारे रूढ़िवादी विचारों को झकझोर कर रख देती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं, बल्कि एक अलौकिक प्रकाश की भांति है, जो हमारी सामाजिक एवं निजी भ्रांतियों के अंधेरे को मिटाने का प्रयास करती है। पर कैसे बनी ये कहानियाँ? क्या रहस्य है इन किरदारों के पीछे और कैसा था प्रेमचंद का जीवन? आज हिंदी के शेक्सपियर कहे जाने वाले इस महान लेखक पर खोजते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रेमचंद की अपनी कहानी में। 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास स्थित लम्ही गांव में आनंदी देवी और मुंशी अजायब राय के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया धनपत राय। इसी पुत्र को हम और आप प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद के पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनकी पहली दोनों बहनों की जन्म के कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो चुकी थी और उनकी तीसरी बहन का नाम सुग्गी था। प्रेमचंद बस 8 ही बरस के हुए थे कि उनकी माता चल बसी। उनकी कहानी बड़े घर की बेटी में आनंदी का किरदार उनकी मां पर ही आधारित है। सबसे छोटे और इकलौते बेटे होने के कारण पूरा परिवार उनसे बेहद स्नेह करता था। शायद यही स्नेह था जिसके कारण उनके चाचा जमींदार महावीर ने उनका नाम नवाब रखा था। आगे चलकर प्रेमचंद ने अपनी शुरुआती रचनाएं नवाब राय के नाम से ही लिखी। मां की मृत्यु के बाद प्रेमचंद की दादी उनका ख्याल रखती थीं, पर वो भी जल्द ही चल बसी। घर में सौतेली मां आ गई, जिनसे प्रेमचंद को ज्यादा स्नेह नहीं मिला। इन्हीं की झलक आपको प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई देगी। गुमसुम और अकेले रहने वाले प्रेमचंद को किस्से कहानियों में अपने हिस्से का सुकून मिला। वे अक्सर जिस तंबाकू की दुकान में जाया करते थे, उन्होंने फारसी भाषा में लिखी कहानी तिलिस्म में होशरुबा सुनी और यहीं से कहानियों से उनका नाता जुड़ गया। गोरखपुर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने अंग्रेजी उपन्यासों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें जॉर्ज W.N. रेनॉल्ड्स की द मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन के 8 अध्याय भी शामिल थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानी गोरखपुर में लिखी, जो कभी छप नहीं सकी। यह कहानी एक नवयुवक की एक निम्न जाति की महिला से प्रेम कहानी थी। कहा जाता है कि इस नवयुवक का किरदार उनके सौतेले मामा पर आधारित था। उनका पहला उर्दू लघु उपन्यास असरार-ए-माबिद यानी कि देवस्थान का रहस्य उन्होंने नवाब राय नाम से लिखा था। यह उपन्यास मंदिर के पुजारियों द्वारा गरीब महिलाओं के शोषण पर आधारित था। यह उपन्यास 1903 से 1905 के दौरान एक उर्दू साप्ताहिक आवाज़-ए-खल्क में प्रकाशित किया गया। 1985 में जब प्रेमचंद केवल 15 साल के थे, तब उनके सौतेले नाना ने उनका विवाह करवा दिया था। प्रेमचंद की पत्नी ऊंचे कुल की थी और उनसे बड़ी भी थी उम्र में। दोनों का स्वभाव भी विपरीत था। दोनों ही इस विवाह से कभी खुश नहीं रहे और आखिर एक दिन उनकी पत्नी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गई। 1906 में सामाजिक विरोध के बावजूद प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से पुनर्विवाह कर लिया। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमाओ हम सवाब प्रेमा में अमृत राय का किरदार उनके इसी कदम पर आधारित था। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी ने उन पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था प्रेमचंद घर में। खैर, 1907 में प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोज-ए-वतन यानी कि देश का मातम प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में 5 कहानियां थीं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम। 5 कहानियां उर्दू भाषा में थी। 1910 में उनकी इस रचना के बारे में अंग्रेजों को पता चल गया। आजादी की जंग से जुड़ी इन कहानियों को देशद्रोही करार दिया गया। सोज़े-वतन की सारी प्रतियां जलाकर नष्ट कर दी गईं और नवाब राय को हिदायत दी गई कि अब वो कुछ भी नहीं लिखेंगे। यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वो प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। जल्द ही उर्दू लेखनी में प्रेमचंद एक जाना माना नाम बन गया, पर अब उर्दू प्रकाशकों का मिल पाना कठिन होने लगा।
इसलिए 1914 से प्रेमचंद ने हिंदी में लिखने की शुरुआत की। हिंदी में उनकी पहली कहानी सौत 1915 में और पहली लघु कथा संग्रह सप्त सरोज 1917 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1981 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 1923 में अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस की नींव रखी। बनारस में स्थित उनके इस प्रेस का नाम था सरस्वती प्रेस। 1924 से लेकर 1930 के बीच उनके इस प्रेस से उनकी कई महान कृतियां छपी, जैसे कि रंगभूमि 1924 में, निर्मला 1925 में, प्रतिज्ञा 1927 में और गबन 1928 में। मार्च 1930 में प्रेमचंद ने अपने साप्ताहिक पत्रिका हंस की शुरुआत की, जो ज्यादा दिन नहीं चली। इसके बाद उन्होंने जागरण नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, पर उससे भी उन्हें भारी नुकसान हुआ। 31 मई 1934 को हिंदी फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमाने प्रेमचंद मुंबई भी पहुंचे। पटकथा लेखक के तौर पर उनकी पहली फिल्म मोहन भवनानी द्वारा निर्देशित मजदूर थी। यह कहानी मिल मजदूरों के दयनीय स्थिति पर लिखी गई थी, पर फिल्मी दुनिया के हेर फेर उन्हें रास नहीं आए और 4 अप्रैल 1935 को वो मुंबई छोड़कर इलाहाबाद आकर बस गए। अपने आखिरी दिनों में प्रेमचंद ने अपनी सबसे बेहतरीन कृति गोदान 1936 में लिखी। गोदान किसान होरी की कहानी थी, जो किसानों के जीवन की दुर्दशा को बेहद मार्मिक रूप से दर्शाने के लिए याद की जाती है। इसे संयोग ही कह लीजिए कि मृत्यु पूर्व प्रेमचंद की आखिरी प्रकाशित रचना का नाम था कफन। उनकी आखिरी संपूर्ण कृति क्रिकेट मैच 1938 में उनके मरणोपरांत जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना करने वाले प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। हिंदी साहित्य में यथार्थवादी परंपरा का उद्वेग लाने वाले इस महान लेखक का साहित्य जगत हमेशा ऋणी रहेगा। अगर आपको प्रेमचंद की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी प्रेमचंद की कहानी और प्रेमचंद की वो कौन सी कहानियां हैं जो आपको बहुत पसंद हैं और आज भी आपके जहन में हैं, लगातार याद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके मनोबल से ही हम और भी कहानियां आपके बीच लाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।